हेलो एंड वेलकम। आज के क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम लोग डील करेंगे वो है मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। मोर्टेलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कितने तरीके से इसको मापा जाता है, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, अर्थात वो कारक जिनके कारण मृत्यु दर घटती या बढ़ती है, और भारत में इसका क्या ट्रेंड रहा है। 1901 से लेकर के 2021 तक मृत्यु दर कैसे कैसे घटा बढ़ा, कौन से फेज में क्या हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के तहत हम लोग देखेंगे। नाउ मृत्यु दर या मोर्टेलिटी का अर्थ होता है कि किसी भी निर्दिष्ट जनसंख्या में जो डेथ की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कितना डेथ हो रहा है पर ईयर बेसिस पर ही नॉर्मली इसे हम लोग मेजर करते हैं। इसके 3 मेजर्स मोटे तौर पर हम लोग लेते हैं। एक होता है क्रूड डेथ रेट CDR, स्थूल मृत्यु दर। दूसरा होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, अर्थात जीवन प्रत्याशा दर, जन्म से जीवन की आशा। और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 3 मेजर्स हैं डेथ रेट के या मृत्यु दर के। और भी मेजर्स हैं इसके अलावा, नियोनेटल, नेटल मोर्टेलिटी, बट मोर और लेस वी आर कंसर्न विथ ओनली दीज 3। ये मेन मेजर्स होते हैं मृत्यु दर के। CDR क्रूड डेथ रेट, सेकंड है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और तीसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ना क्रूड डेथ रेट क्या होता है? क्रूड डेथ रेट या स्थूल मृत्यु दर हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए कि 2020 का हम लेके चल रहे हैं, तो 2020 में कितना टोटल डेथ हुआ जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020, और उस वर्ष के मध्य में आबादी कितनी थी, Y मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये हमारा निकलता है CDR, क्रूड डेथ रेट। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल रजिस्टर्ड डेथ अकरिंग इन अ स्पेसिफाइड कैलेंडर ईयर टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। मिड ईयर पॉपुलेशन हम लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इससे हमें पता चलता है कि आबादी में कितनी मृत्यु हो रही है। नॉर्मली पर 1000 हम लोग ये मेजर करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या है क्रूड डेथ रेट का, कि पहला इस फॉर्मूला में आप देखिए कि कहीं पर भी एज का कोई ये नहीं है। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन से एज में ज़्यादा मृत्यु हो रही है या नहीं हो रही। दूसरा, जेंडर का भी इसमें कहीं पर कोई पता नहीं चलता है कि औरतों में ज़्यादा मृत्यु हो रही है या मर्दों में ज़्यादा मृत्यु हो रही है। ये इसकी लिमिटेशन है। बस हमें एक औसत पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, कंट्री में, स्टेट में कितनी मृत्यु हो रही है, प्रति 1000 आबादी में कितनी मृत्यु हो रही है। लेकिन किस एज ग्रुप में ज़्यादा डेथ हो रहा है, किस में कम हो रहा है, ये पता हमें इस CDR से, क्रूड डेथ रेट से नहीं पता चलता है। ना ही हमें मेल और फीमेल का रेशियो पता चलता है कि मेल में डेथ रेट ज़्यादा है या फीमेल में ज़्यादा है। 2 देश का आप उदाहरण ले लीजिए। एक में बूढ़े लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है और दूसरे देश में जवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों देश का CDR समान है, क्रूड डेथ रेट सिमिलर है, से 20 है अगर, तो इसका मतलब है कि दोनों देश बराबर। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, स्वाभाविक है वहाँ पर मृत्यु जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ पर जवान लोग हैं वहाँ पर मृत्यु कम होनी चाहिए। लेकिन दोनों जगह का अगर सिमिलर है तो आप इसको समान हम नहीं मान सकते कि दोनों जगह समान परिस्थितियाँ हैं। अगर बारीकी से आप अध्ययन कीजिएगा तो पहला वाला कंट्री जहाँ पर बूढ़ों का मृत्यु दर भी 20 है, और दूसरा वाला कंट्री B जहाँ पर जवानों का भी मृत्यु दर 20 है, तो पहला वाला कंट्री ज़्यादा बेहतर है परिस्थितियाँ दूसरे की तुलना में, क्योंकि दूसरे वाले में कम होना चाहिए था। तो ये भी हमें, जो एज के बारे में हमने कहा कि एज को ये कंसिडर नहीं करता है ये मेजर,
ये इसका एक लिमिटेशन है। अतः यह आवश्यक है कि मृत्यु दरों की गणना की जाए और साथ ही साथ स्त्री और पुरुषों को अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की जाए, जिससे हमें पता चले कि मर्दों में कितना डेथ रेट हो रहा है और औरतों में कितना डेथ रेट हो रहा है। क्योंकि दोनों में डिसिमिलरिटीज़ भी होती हैं, दोनों की परिस्थितियां समान नहीं होती हैं। नेचुरली अगर देखा जाए तो फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी या बायोलॉजिकली फीमेल सुपीरियर होती हैं मेल से, उनकी जीवित रहने की संभाव्यता जो है वो ज़्यादा होती है। दिस इज बायोलॉजिकल। आई मीन औरतें जो हैं वो ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत होती हैं, उनके जीवित रहने की संभाव्यता ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस समाज में उनका अनदेखा होता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, जन्म से जीवन की आशा या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका अर्थ हुआ कि एक पर्टिकुलर ईयर में सपोजली 2020 में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं तो इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, 60 साल जिएंगे, 65 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे। ये इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री का, उस देश का जहाँ की हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर रहे हैं, उस देश के सामाजिक आर्थिक संस्थाएं संरचनाएं कैसी हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऊंचा रहेगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ में, कम विकसित देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगा। जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह कम हैं, जहां बीमारियां ज़्यादा हैं, गरीबी ज़्यादा हैं, आर्थिक विषमताएं ज़्यादा हैं, सामाजिक विषमताएं ज़्यादा हैं, उन देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा दर जो है वो कम होगा। So what is life expectancy? It is the average expectation of life at birth. कि एक व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर ईयर में जन्म लिया है उसके जीवित रहने की संभाव्यता कितनी है, कितने वर्ष तक वो जीवित रह सकता है। अब इसमें है कि ये ना तो एज से अफेक्टेड हो रहा है ना फिर जेंडर से अफेक्टेड हो रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग एक गुड मेजर मान करके चलते हैं। एज से ये अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ विच अ कोहॉर्ट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, दैट इज दोज हु आर बॉर्न इन द सेम ईयर, जो एक ही वर्ष में पैदा हुए, उनकी संभाव्यता कितनी है, मे बी एक्सपेक्टेड टू लिव if they are subjected to the risk of death at each year according to specific mortality rates prevailing in the country at the time to which the measures refer। कि उन परिस्थितियों के हिसाब से जिन परिस्थितियों में वो जन्मे हैं उनकी संभाव्यता कितनी है कि कितने वर्ष तक वे जीवित रह सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होता है ये कैलकुलेट करना। CDR जो है वो कंपैरेटिवली इजी होता है या IMR जो होता है वो कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन ये ज़्यादा सटीक होता है किसी भी देश का मोर्टेलिटी को स्टडी करने का, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि उस देश के हालात कैसे हैं। जीवन प्रत्याशा दर अगर बेहतर है, उच्च है, तो इसका मतलब है कि देश के हालात, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं और वहाँ पर व्यक्ति के जीवित रहने की संभाव्यता जो है वो ज़्यादा है। ये टेबल से आपको एक अंदाज लगेगा, अनुमान लगेगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे घटा बढ़ा है। उन्नीस 1911 से लेकर 21 ये दशक में आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 20 ईयर्स, काफी कम है। 1921 जो है इट इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले और इसके बाद में बहुत फर्क आता है डेमोग्राफी में। इस समय का जो ये दशक जो था 1911 से 21, इस समय मृत्यु दर सबसे ज़्यादा थी, जीवन प्रत्याशा दर सबसे कम थी। 20 साल ही एक व्यक्ति जीवित रहने की संभाव्यता थी। बहुत सारे कारण थे, इन्फ्लुएंजा का पैंडेमिक वगैरह था, उस समय वर्ल्ड वॉर वगैरह हो रहा था, तो जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम थी उस समय। उसके बाद हम देखते हैं कि 41 से 51 का जो दशक है वहाँ पर जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ती है। 81-86 में ये बढ़ करके 56 पहुँच जाता है। 51-41 में ये 32 था, मतलब एक
व्यक्ति जो 1941 में जीवित रहा, तो उसकी संभाव्यता है ऑन एन एवरेज कि वो 73-74 तक वो जीवित रहेगा, 1973-74 तक। 81-86 में जो बच्चे जन्मे थे उनकी जीवन प्रत्याशा दर जो है वो 56 थी, अर्थात 56 साल इनके जीने की संभावना, मतलब उनकी मृत्यु जो है वो तकरीबन 2013 के आसपास में होगी, 2017 के आसपास में। इफ यू ऐड बोथ दिस 81 को 56 ये कीजिएगा तो इट वुड बी, लेट अस जस्ट सी, 1981 56 2037 तक जीवित रहने की इनकी संभावना, 56 साल के आसपास ये जीवित रहते, ये एवरेज है। उसके बाद 2021 में ये एवरेज अभी वर्तमान में है 69.4, तो अभी बढ़ते बढ़ते ये हमारी जीवन प्रत्याशा जो है वो 69.4। तो हम कहाँ से शुरू किए, 20 साल था, आज जाकर के ये तकरीबन 70 साल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लगातार इतने वर्षों में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह जो हैं वो सुदृढ़ हुई हैं, सुधरा है, चिकित्सीय व्यवस्था जो है जन जन तक, गांव गांव तक पहुंच पाया, जिस कारण से जीवन प्रत्याशा दर जो है वो बढ़ी, आर्थिक समृद्धि हुई है, विषमताएं दूर हुई हैं, जिस कारण से एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम विश्व का औसत हम देखें तो विश्व का औसत है तकरीबन 73 साल, 72.81। विश्व औसत से अभी भी हम पीछे हैं, तकरीबन 3 पॉइंट हम पीछे हैं अभी भी, कि अभी भी वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज हमसे फार बेटर हैं जीवन प्रत्याशा में। मतलब और कहीं आप रहते तो 3 साल और जीवित रहने की संभावना है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर, सिएरा लियोन में होते हैं, अफ्रीका देश में होते तो वहाँ पर और भी कम हो सकता था, यूरोपीय देशों में होते तो वहाँ पर संभावना ज़्यादा है जीवित रहने की। सो ट्रेंड क्या है कि अगर आप 1911 से लेकर के 2021 तक का अध्ययन करते हैं तो जीवन प्रत्याशा दर इस तरीके से बढ़ती चली गई है, ये राइज हुआ है और ये बढ़ रहा है। तो ये पॉजिटिव साइड ये है कि पहले की तुलना में आज जीवन प्रत्याशा दर जो है वो काफ़ी सुधार हुआ है उसमें। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नवजात मृत्यु दर। नवजात हम कहते हैं बच्चा जब जन्म लिया से लेकर के 1 साल, तो उसे हम इन्फेंट, डेमोग्राफी में इन्फेंट का डेफिनेशन होता है कि 1 साल की उम्र से कम का बच्चा वो इन्फेंट कहलाता है। वैसे बच्चे जो 1 महीने के हैं वो इन्फेंट हैं, और जो 11 महीने के हैं वो भी इन्फेंट हैं। मीन्स 1 साल के अंदर तक के बच्चों को हम लोग इन्फेंट कहते हैं। ये बच्चों का हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं, किसी भी देश में बच्चों का हम लोग अलग से अध्ययन करते हैं, खास करके 1 साल के बच्चे, क्योंकि 1 साल के बच्चों में बीमार होने की संभाव्यता ज़्यादा होती है, मृत्यु की संभाव्यता ज़्यादा होती है। इस कारण से इनको हम लोग सेपरेटली स्टडी करते हैं। मोर्टेलिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज इनवेरिएबली हाई, ज़्यादा होता है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देयरफॉर is often used as an indicator for determining the socio-economic status of a country and the quality of life in it. इससे भी हमारा पता चलता है कि उस देश का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा है। क्योंकि अगर IMR कम है तो इसका अर्थ है कि वो देश जो है वहाँ सामाजिक आर्थिक संस्थाएं, संरचनाएं जो हैं सुदृढ़ हैं, विकसित देश है। और अगर ज़्यादा है तो उसका अर्थ यह है कि अर्धविकसित है, अल्प विकसित है, अविकसित देश है। सो इट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि वो कंट्री कैसा है। अब इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसे हम लोग नॉर्मली जो मेजर करने का फॉर्मूला है कि 1 साल में, मान लीजिए 2020 का हम लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो 2020 में 1 साल में 1 साल से कम उम्र के बच्चे कितनी उनकी मृत्यु हुई, कितने इन्फेंट्स की मृत्यु हुई, चाहे वो 11 महीना 25 दिन का हो, चाहे वो 5 दिन का हो। कितने ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम उम्र के थे उनकी मृत्यु हुई, डिवाइडेड बाय उस साल कितने बच्चे जन्म लिए,
2021 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने बच्चे जन्म लिए। तो स्वाभाविक है कि 2020 का आंकड़ा जो है वो 2021 में आएगा, क्योंकि हमें पूरा ईयर का 2020 का पूरा ईयर का आंकड़ा हमें चाहिए कि कितने बच्चे उस समय जन्मे, और उस पूरे वर्ष में 1 साल की उम्र के बच्चे कितनी मृत्यु हुई, इसको हम मल्टीप्लाइड कर देते हैं 1000 से। तो ये हमारा निकलता है IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इसके मेजरमेंट के भी कुछ समस्याएं हैं। पहला समस्या क्या है कि ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये जो x है तो हम क्या है इसमें क्या ले रहे हैं कि कितने 1 साल के बच्चे। अब मान लीजिए कि हम इसे 9 महीने का बच्चा है, ठीक है, और इसका मई में डेथ हो गया, तो ये तो जन्म तो लिया होगा 2019 में, ये तो इन्फेंट है, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये इन्फेंट है, लेकिन जन्म तो लिया होगा 2019 में, 9 महीने का हो चुका है ये। ओके, ये 2019 4 महीना इधर हो गया, 5 महीना उधर, तो 2019 के 7वें महीने में ये जन्म लिया होगा, तो ये 2020 का जन्म हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम डिवाइड करें 2020 में जन्मे बच्चों से, तो ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक एक्यूरेट भी आता है ये। इसकी लिमिटेशन बस इतनी है कि इसमें ये मेजर जो है ये अप्रॉक्सीमेट मेजर है, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे हैं कि कई बच्चे जो 2020 में जो जिनकी मृत्यु हो रही है वो तो इससे पहले वाले साल में वे जन्मे होंगे। तो बस एक छोटा सा इसका एक लिमिटेशन है, बट अदरवाइज दिस इज ऑल्सो अ गुड मेजर ऑफ मोर्टेलिटी। मृत्यु दर का एक अच्छा मापन माना जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को। अब भारत में मोर्टेलिटी किस तरीके से घटा बढ़ा है वो हम देखें। India has a distinction of having experienced one of the earliest declines in mortality among less developed countries. कम विकसित देशों में जहां हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के मध्य में मृत्यु दर गिरना शुरू होता है, भारत में 1920 के बाद से ये गिरना शुरू हो जाता है। इसी कारण से हमने कहा था कि ये 1920-1921 जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। जो बात हम कर रहे थे, आप ये टेबल को ध्यान में रखिए, यहाँ पर हम देख रहे थे कि 1920-21 में मृत्यु या एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा थी, 20 साल की एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन इसे हम मिटा दें। इस समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा थी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो सर्वाधिक था। तो 1921 जो है ना, दिस इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मृत्यु दर था और इसके बाद जो है मृत्यु दर घटना शुरू होता है। लेकिन ये केवल भारत के साथ नहीं था, ये डेटा जो है ये इंडिया का है, ये टेबल इंडिया का है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों का भी आप अध्ययन कीजिएगा तो वहां पर भी इसी प्रकार का डेटा आपको मिलेगा कि 1920 के आसपास में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। भारत के साथ एक चीज़ केवल अपवाद यह है कि भारत में इस वर्ष के बाद से सुधार होना शुरू होता है, मृत्यु दर घटना शुरू होता है। जो हम देखते हैं कि 41-51 का दशक में औसत जीवन प्रत्याशा दर जो है वो 32.1 हो जाता है, लेकिन बाकी देशों में इसके बाद से सुधार होता है। हमारा सुधार यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, कम विकसित देशों में 50 के बाद से ही सुधार होना। मीन आज़ादी जैसे भारत को मिली थी 1947 में, लेकिन उससे पहले ही ये हमारा इम्प्रूव होना शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के समय जो है मृत्यु दर ज़्यादा हुआ करती थी, जीवन प्रत्याशा कम है। 1921 में एपिडेमिक हुए थे, वर्ल्ड वॉर वगैरह हुआ था, उसकी वजह से मृत्यु काफ़ी हुई, लेकिन उसके बाद से फिर अंग्रेज़ों ने ध्यान भी दिया भारत के चिकित्सा व्यवस्था वगैरह में, तो उसके बाद से सुधार होना भी शुरू हुआ, मृत्यु दर जो है वो कम हुई। बाकी देशों में मृत्यु दर जो है उच्च रही 20वीं शताब्दी के मध्य तक। 20वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत ही मृत्यु दर में कटौती होनी शुरू होती है। ओके, डेटा हम लोग अगर देखेंगे
ये आपका डेटा है। 1901 से 11 का दशक जो है उसमें डेथ रेट पर 1000 42.6 था, मतलब प्रति 1000 व्यक्ति में 43 लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1911-21 के दशक में हम देखते हैं कि ये अपने चरम पर पहुंचता है 48.6 या 49, मतलब प्रति 1000 लोगों में 50 लोगों की मृत्यु हो जा रही थी। उसके बाद से ये फिर घटना शुरू होता है। 21 के बाद से आप देखिए कि लगातार घटता चला जा रहा है। 2020 में ये 7.3 के आसपास है, 48.6, उसके बाद घट करके 36.3 हुआ, 31.2 हुआ, 27.4 हुआ, 22.8 हुआ, 18.9 हुआ, 14.9 हुआ, 11 हुआ, 9 हुआ, 8.5 हुआ, 7.3। तो ये लगातार जो है ये हमारा ट्रेंड क्या दिखा रहा है कि घटता चला गया। 21 के बाद से डेथ रेट जो है भारत में वो घटता चला गया। ये डेथ रेट घटेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आबादी बढ़ेगी, लेकिन दो चीज़ों पर निर्भर करता है, डेथ रेट और बर्थ रेट पर। डेथ रेट अगर घट रहा है और बर्थ रेट अगर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन जो है ग्रो करेगा, आबादी बढ़ेगी। डेथ रेट अगर बढ़ रहा है और बर्थ रेट ये घट रहा है तो इसमें पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करेगा। अगर एक्सेस हो रहा है डेथ ओवर बर्थ तो इसकी वजह से आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। यही था 1921 11 से 21 का दशक में। इसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में ड्यू टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ। ये एकमात्र यही समय था जिसमें ये नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, बाकी अदरवाइज कभी नेगेटिव ग्रोथ नहीं रहा पॉपुलेशन का। 1921 जो है वो नेगेटिव ग्रोथ रहा। सो इस किस कारण से? क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक था। भारत का, उत्तर भारत का कई क्षेत्र जो है इसके चपेट में आया और मृत्यु जो है वो ज़्यादा हुई इस समय। इस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव रहा, क्योंकि मृत्यु जो है वो ज़्यादा हुई। द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द कंट्री प्रायर टू 1921 इज द हिस्ट्री ऑफ ग्रेट फाइट अगेंस्ट डेथ। 1921 से पहले का जो इतिहास रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ का, जनसंख्या विकास का, वो एक इतिहास रहा है कि काफी बड़ा युद्ध हम लोगों ने लड़ा मृत्यु के खिलाफ। मृत्यु दर को अरेस्ट करने का, मृत्यु दर को नियंत्रित रखने का काफी प्रयास किया गया, क्योंकि उस समय जीवन प्रत्याशा दर जो है वो 1921 के आसपास में आपका मात्र 20 वर्ष था और उसके बाद से लगातार जो है वो सुधार होता चला गया। दिस इज द ट्रेंड ऑफ मॉर्टेलिटी इन इंडिया विच वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। वर्तमान में ये डेटा है आपका 2021 में। अभी डेथ रेट जो है वो 7.34 है। आप देखिएगा तो 2019 से 2009 से आप लगातार ये घटता जा रहा है। 7.6, 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2। उसके बाद फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या था 7.273। इसके बाद 2019 में बढ़ गया 7.273, 7.237 से बढ़ करके 7.273 हुआ। 2020 में ये और बढ़ा, 2021 में ये और बढ़ा। ये मेनली कोविड की वजह से ये बढ़ा। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये नेगेटिव है, ये ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव है, यहाँ से ये पॉजिटिव है। सो 3 सालों में हमारा जो डेथ रेट है वो बढ़ा है, मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है वो कोरोना की वजह से। दिस इज अबाउट डेथ रेट एंड बर्थ रेट। 1901 से 10 का दशक में बर्थ रेट जो है 49.2 था, डेथ रेट जो है 42.6 था। तो ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? तकरीबन 3 के आसपास, नॉट 3, 49, 7 के आसपास। ग्रोथ रेट जो है वो 7% से कुछ कम होगा, 7 के आसपास में ये ग्रोथ रेट होगा।
सो पॉपुलेशन पॉजिटिव है क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट जो है वो कम है। फिर 11 से 20 का इसमें 48 है, 47 है, तो ये ग्रोथ रेट क्या है, 1 है मात्र। फिर 21, 30, 46, 36, तो यहाँ पर देखिए ग्रोथ रेट बढ़ा 10 पॉइंट्स। 31 से 40, 45, 31, 14, 39, 27, 12 का ग्रोथ रेट है। 1951 से 60 का दशक जो है 41 था और 22 मीन्स 19 के आसपास, नहीं हाँ तकरीबन 19 के आसपास में आएगा ग्रोथ रेट। 41 और 19 ये 22 के आसपास, आई सपोज। मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर है मेरी, आप इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है 41 और 19 के बीच का डिफरेंस। फिर 37 है, 15। सो यूवीसी कंसिस्टेंटली ये बढ़ता चला जा रहा है, ग्रोथ रेट है ये। लाल से जो हम ये कर रहे हैं ये ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट अगर हम ये कर रहे हैं तो ये भी तकरीबन 22 के आसपास आएगा। 32, 15, 17, 29, 20, 28 और ये हो जाएगा 19, फिर 25, 8, 17, फिर ये 11 अप्रोक्सीमेट है। सो व्हाट वी सी कि बर्थ रेट जो है 49 से 48, 46, 45, 39 यहाँ तक जो है घटा, उसके बाद फिर बढ़ा, इस समय फिर घटना शुरू हुआ, यहाँ पर बढ़ा है, ये इंडिया का है, ये समय देखिए बढ़ा है। और इसके पीछे रीज़न भी है, हरित क्रांति का ये दौर था, इस समय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, आबादी जो है बढ़ी, बर्थ रेट आप देखिए कि बढ़ गया यहाँ पर। उसके बाद फिर से ये घटना शुरू हुआ और घटने का ट्रेंड लगातार कंटिन्यूड है। डेथ रेट जो है इस समय सबसे पीक पे था, यहाँ से यहाँ बढ़ा, मतलब ये 1921 का जो ईयर था ये सबसे ज़्यादा डेथ रेट था। उसके बाद घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, ये लगातार घटता चला गया। सो वैसी डेथ रेट जो है 1921 के बाद से लगातार घटता गया है। बर्थ रेट भी घटा है, लेकिन बीच में 51, 70 ये इसमें 51 से 60, 61 से 70 का दशक जो है यहाँ पर आपका बर्थ रेट जो है बढ़ा है और यहीं पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। ये देखिए, ये है आपका 1901 से लेकर के 2011 तक का सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी रही है। उन्नीस 1901 में आबादी हमारी थी 23 करोड़, 25 करोड़ पहुंचा हमारा आबादी 1911 में, 21 में 25 करोड़, 27 करोड़, 31 करोड़, 36 करोड़ बढ़ा, 43 करोड़, 54 करोड़, 68 करोड़ 81 में था, 84 करोड़ था 91 में, 2001 में 102 करोड़, 2011 में 121 करोड़, अभी 132 करोड़ के आसपास है। इससे हमें मतलब है डेकाडल ग्रोथ रेट कि परसेंटेज टर्म्स में कितना है। तो 1901 से 11 के बीच में 5.75 का ये डेकाडल ग्रोथ रेट रहा। डेकाडल मतलब दशकीय वृद्धि दर, एक दशक में कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये 21 वाला में केवल ये नेगेटिव रहा है, बाकी सब में पॉजिटिव है। 11 हुआ, 14 हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है। 51 के बाद से आप देखिए कि लगातार कितना जंप कर गया डेकाडल ग्रोथ रेट। 51 में 13.31 था, 61 में 21.64, कितना बड़ा वृद्धि हुआ है आबादी में। एब्सोल्यूट नंबर्स में देखिएगा तो 7 करोड़ की आबादी जो है ये ऐड हुई, 7.8 करोड़, मतलब तकरीबन 8 करोड़ की आबादी एक दशक में ये ऐड हो जाती है। फिर बढ़ता चला गया ये 24.8,
फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्थिर हुआ है, और उसके बाद फिर ये घटना शुरू होता है। 81 के बाद से ये घटना शुरू होता है, 81 के बाद से 2011 तक जो है ये घटना शुरू हुआ। तो ये वाला फेज़ जो है ना, ये वाला फेज़ में सबसे ज़्यादा, ठीक है, 51 से लेकर के 81 तक ये फेज़ में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ी। तो अगर हम आबादी को फेजेस में डिवाइड करें, पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम फेजेस में डिवाइड करें, तो हम क्या देखते हैं कि 5 फेजेस हमें मिलेगा। पहला फेज जो है 91 से लेकर के 1891 से लेकर के 1921 तक, ये स्टैग्नेंट पॉपुलेशन था, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा, आबादी स्थिर है। फिर 21 से लेकर के 1921 से लेकर के 1951, इस समय हम क्या देख रहे हैं, स्टेडी ग्रोथ होना शुरू होता है। और 51 से 81 के बीच में सबसे तेजी से ग्रोथ होना शुरू होता है, रैपिड एंड हाई ग्रोथ, जो कि हम प्रीवियस इसमें स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि 51 से 81, दिस इज 51, 81, यहाँ पर डेकेडल ग्रोथ रेट आप देखिए कितना तेजी से, 13% था 51 में, उसके बाद 21.64, 24.8, 24.66, इतना तेजी से आबादी हमारी बढ़नी शुरू होती है इस दशक में। डिकेड ऑफ से, या ये फेज जो है रैपिड ग्रोथ का है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट होता है इसमें। और उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हरित क्रांति भी था, क्योंकि इस समय हरित क्रांति की नीति को अपनाया गया था, जिसकी वजह से खाद्यान्न उत्पादन जो है बढ़ गया। अब खेती में जब वृद्धि होता है तो एक इसका प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर भी, क्योंकि खेती बाड़ी जो है वो लेबर एक्सटेंसिव है, खेती बाड़ी में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, और इस कारण से ज़्यादा बच्चे पैदा होने शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम करने वाले हाथ होंगे, खेतों में काम करने वाले ज़्यादा लोग होंगे। इस कारण से ये 51 to 81 जो था ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। केवल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ, बहुत सारा परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आना शुरू होता है, राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन आना शुरू होता है। ये दौर जो है 51 के बाद से 81 तक का, ये एक हैपनिंग फेज था। इसमें आप देखिएगा कि कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो समाप्त होना शुरू होता है, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो उभरनी शुरू होती हैं, ओबीसी का राइज होना शुरू होता है, निचले वर्ग जो थे वो लोग राइज करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं मिला हुआ है, कारण जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आबादी जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है, समाजवादी पार्टी वगैरह का उद्भव जो है इसी समय में होना शुरू होता है। क्यों? द रीज़न मीन कि जो हरित क्रांति, ये सब कहीं ना कहीं हरित क्रांति से जुड़ा हुआ था। हरित क्रांति जो एक नीति सरकार ने लाया था, उसके वजह से जो निचले वर्ग के लोग हैं वो लाभान्वित हुए, कृषक जो है वो लाभान्वित हुए, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। और जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है तब उन्हें आभास होता है कि एक नीति के वजह से हमारा इतना फायदा हुआ, तो क्यों ना हम ही राजनीति में रहें। तो उसके बाद से कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो समाप्त होना शुरू होता है, और लोअर मिडिल क्लास जो हैं वो लोग राजनीति में सक्रिय, क्योंकि इकोनॉमी में आप तभी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, पहला कि आपकी आबादी हो, तो आबादी इनकी अच्छी खासी थी, आज भी 55% आबादी किसानों की है। और दूसरा, आर्थिक रूप से जब आप मजबूत हो जाते हैं तभी आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ती है। ओनली व्हेन यू आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड योर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस वुड सोर। आर्थिक रूप से अगर आप सबल नहीं हैं तो वैसी परिस्थिति में राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा पाना मुश्किल है। तो इसके बाद से ही हम लोग देखते क्या हैं कि ये मध्यम जाति जो है उनका उद्भव होता है, समाजवादी पार्टी वगैरह का उद्भव होता है, ये सब जुड़ा हुआ है, इसी से डेमोग्राफी से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं, हमारा मेन टॉपिक जो है वो है डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक चेंज कैसे हुआ। तो तीसरा फेज जो था ये रैपिड एंड हाई ग्रोथ का था। अब इस समय आप चिंता हुई सरकार को कि भाई इतना तेजी से आबादी बढ़ रहा है तो आबादी को नियंत्रित करने का प्रयास हमें करना होगा, क्योंकि 51 में जहां पर आपकी आबादी 36 करोड़ थी, 81 में वो बढ़ करके 68 डबल हो गया। 30 साल के अंतराल में ये तकरीबन डबल हो गया आबादी, 36 करोड़ से 68 करोड़, तकरीबन डबल हो गया ये। तो अब जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए प्रयास किया जाने लगा 81 के बाद से। इस समय 81 से लेकर के 2001 तक का जो ट्रेंड मिलता है कि ग्रोथ इस समय भी हाई रहा है। आप डेकेडल ग्रोथ रेट देखिए,
91 में भी 23 पॉइंट, ज़्यादा का फर्क नहीं है, 24 था, ये 23 में हुआ। 2001 में 21.54, लेकिन अब ये घटना शुरू होता है। तो ये चौथा फेज में ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। अब धीरे धीरे करके हमारी ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो घटनी शुरू हुई। और 2011 के बाद से रैपिडली डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी, सरकार ने प्रयास किया और जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है वो होता है शिक्षा। लिटरेसी रेट जैसे बढ़ेगा, फर्टिलिटी रेट घटना शुरू हो जाएगा। तो 2011 के बाद से हम क्या देखते हैं कि फर्टिलिटी रेट ये घटना शुरू हो जाता है। फर्टिलिटी रेट क्या है? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि औसत एक महिला के बच्चे पैदा करने की क्षमता। जितने ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उतना पॉपुलेशन ग्रोथ होता चला जाएगा। लेकिन 2011 के बाद से लगातार फर्टिलिटी रेट जो है हमारा घटता चला गया है। ये देखिए इंडिया का क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, नेचुरल इंक्रीज 1911 से लेकर के 21 तक में ये डेथ रेट जो है आप देखिए कि सबसे ज़्यादा है 47। नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज पर 1001 है। डेकेडल ग्रोथ रेट माइनस में चला गया था इसमें। फिर ये वाला जो फेज है 21 से लेकर के 51, ये स्टेडी ग्रोथ है, लगातार बढ़ता चला गया है। 1 से 10 हुआ, 10 से 14 हुआ, 14 से 13 हुआ, और 51 के बाद 51 से लेकर के 81 तक ये वाला जो फेज है आप देखिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हुआ। 13 है नेचुरल इंक्रीज। मीन्स ये नेचुरल इंक्रीज कहां से आ रहा है? दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। 40 माइनस 27 13। ये क्रूड बर्थ रेट है पर 1000, ये क्रूड डेथ रेट है पर 1000। तो ये नेचुरल इंक्रीज 40 माइनस 27, जितना जन्म ले रहे हैं, 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं और 80 बच्चों का मृत्यु हो रहा है, तो नेचुरल इंक्रीज कितना हो रहा है? 20 बच्चों का इंक्रीज हुआ। तो 40 ये CBR है, क्रूड बर्थ रेट, और 27 जो है वो क्रूड डेथ रेट है। तो माइनस कीजिएगा तो 13 आएगा। उसके बाद 42 बर्थ रेट आप देखिए कि यहाँ पर बढ़ा है, डेथ रेट जो है घटा है, तो ये 19 आया। 42 माइनस 23 इज इक्वल टू 19। फिर यहां पर हम देख के आ रहे हैं कि हमारा बर्थ रेट जो है वो भी घट रहा है, लेकिन डेथ रेट और तेजी से घटा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। बर्थ रेट आप देखिए 61 में 42 था क्रूड बर्थ रेट, 71 में 37 है, घटा है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से घटा क्या है? हमारा डेथ रेट। यहां पर आप देखिए तो डिफरेंस कितना है? 5 का। यहां पर डिफरेंस कितना है? 8 का। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना है? 3। यहां पर 3 आया, बढ़ गया। ये डेथ रेट जो है ये तेजी से घटा है। फिर 81 में बर्थ रेट घटा है, 34 हुआ है, लेकिन डेथ रेट भी और घटा है, 12 हो गया। तो कितना घटा? 3। और यहां पर कितना घटा? 3। तो नेचुरल इंक्रीज जो है वो 22 पर ही स्थिर रहा। यहां पर 91 में फिर बर्थ रेट घटा है 3 पॉइंट, यहां पर 1 पॉइंट घटा। तो ये फिर हम क्या देखते हैं कि डिक्लाइन करना शुरू होता है। यहां पर 81 तक में ये अपने चरम पे पहुंचता, 22 पे पहुंचता है। 22 के बाद फिर 20 हुआ, 20 के बाद फिर ये 17 हुआ। 2001 में 17 नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज। तो 81 के बाद से ये घटना शुरू होता है। 81 से लेकर के 2001 तक ये घटना शुरू होता है। 2001 के बाद से तेजी से ये फर्टिलिटी घटनी शुरू हो जाती है। ये CBR जो है ये तेजी से फिर हमारा घटना शुरू होता है। सो कीप दिस टेबल इन माइंड। आंकड़े अगर याद रख सकते हैं बहुत अच्छा है, बाकी इससे पहले के आंकड़े आप भूल जाएं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कम से कम 21 वाला आंकड़ा याद रखिए, 51 वाला आंकड़ा याद रखिए, 81 वाला आंकड़ा याद रखिए, 2001 का आंकड़ा याद रखिए, 2021 का आंकड़ा याद रखिए। ये 5 डेटा अगर आप याद रखते हैं सफिशिएंट है। डेमोग्राफी में कुछ फैक्ट्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें हम लोग
क्योंकि आंकड़े आपको याद रखने, तो 5 वर्षों का 21 का, 51 का, 81 का, 2001 का और 2021 का। 2021 का इसलिए बोले क्योंकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन अगर आप दीजिएगा तो नंबर ज़्यादा आने की संभावना है। स्वाभाविक है कि एग्जामिनर को लगेगा दैट यू आर अप टू डेट इन योर इन्फॉर्मेशन। आप केवल पासपोर्ट पढ़ करके आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया है, बल्कि आप कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और यू आर एब्रिस्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एज वेल। यहाँ पर हम लोग क्लास स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ मॉर्टेलिटी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसे हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।